वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की विधि पर, यानी एक्सप्लोर HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंडन विधि से धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने पर। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंडन विधि से धनात्मक पूर्णांकों का हम किस तरह से HCF ज्ञात करते हैं। इस विधि के कुल मिलाकर के 5 चरण इसके अंदर होते हैं। पहला चरण क्या होता है? नंबर 1, पहला चरण तो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें पूर्णांक दिए गए हैं, धनात्मक पूर्णांक जो भी हमें दिए गए हैं, धनात्मक जो भी पूर्णांक हमें दिए गए हैं, धनात्मक पूर्णांकों का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ज्ञात करो। पहली स्टेप क्या होती है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए हैं उनके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। मान लीजिए हमें 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, एक दिया है हमें 420 और दूसरा हमें दिया है 130। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है कि 420 का और 130 के, इन दोनों के हमें क्या ज्ञात करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं। प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, देखिए 420 को हम करते हैं पहले, 420 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर ज्ञात कर रहे हैं। 420 को एक सारणी में हमने लिख लिया, उसके बाद में इसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो ये हो गया बचा
210 आ गया ये भाग लगाने पर। अब 210 के अंदर वापस से सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगा रहे हैं, वो भी 2 है। इस तरह से हमारे पास में आ गया 105, 105। इसके बाद में हमने फिर से सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अब 2 नहीं होगी, 2 का भाग इसमें नहीं जा सकता। फिर 3 की बात करें तो 3 का भी भाग 105 में नहीं जा सकता। फिर हम 4 की बात करें, 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। फिर हम बात करते हैं 5 की, तो 5 का भाग इसमें जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार। ठीक है। अब इस 21 के अंदर फिर से हमें एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाना है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिसका भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है? वो है 3। 3 सत्ते 21, 7 आ गया। ठीक है। अब 7 का अंदर भाग लगाना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, तो 7 के अंदर भाग सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग है वो है 7। ठीक है, ये आ गया 1। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें 130 की, 130 की, तो 130 के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? सबसे पहले हम भाग लगाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 2 का, तो ये आ गया 11। ये आ गया कितना? ये आ गया हमारा 65। 2 छिंग 12, 60 और ये आ गया 5, 65। ठीक है। फिर 65 के अंदर किसका भाग जाता है? सब छोटी अभाज्य संख्या कौन सी ऐसी जिसका 65 में भाग चला जाता है? वो है 5। 3 का भाग नहीं जाएगा, देखिए आप, 3 दूनी 6, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 4 का तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। 5 अभाज्य संख्या 5 का जाएगा। 5 का कितना जाएगा? 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 13 बार चला जाएगा। इसके बाद में 13 में कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा? वो है 13 का, 13 एकम 13। ठीक है। इस तरह 420 के जो फैक्टर हुए वो तो हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और 130 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो हुए 2 इंटू 5 इंटू 13। तो पहली जो हमारी स्टेप होती है वो क्या होती है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए हैं उनके हम प्राइम फैक्टर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने ज्ञात किए 420 के प्राइम फैक्टर। 420 के प्राइम फैक्टर हमें क्या प्राप्त हुए? वो प्राप्त हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। और 130 के क्या प्राइम फैक्टर प्राप्त हुए? 130 के प्राइम फैक्टर हमें प्राप्त हुए 2 इंटू 5 इंटू 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। ठीक है। अब दूसरी स्टेप की बात करते हैं। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं? नंबर 2, दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं? जो ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अभाज्य गुणनखंडों को हम पावर के रूप में लिख देते हैं। ठीक है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को घात के यानी पावर के रूप में हम लिखते हैं। घात या पावर के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। लिखो। ठीक है। यानी दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? ये जो भी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यानी ये 2, इधर ये 5, इधर 3 और इधर ये 7, 420 में तो ये हो गए, और इसके अंदर 2, 5 और 13, इन सबको पावर के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। तो 420 को घात के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए 420 को हमने घात के रूप में, इसके अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में कैसे लिखा? 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो उसको लिख दिया 2 की पावर 2, या 2 की घात 2, 2 की पावर 2। फिर इंटू, फिर आ गया 5, 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो 5 की पावर 1। इंटू 3 कितनी बार आया? 1 बार, 3 की पावर कितनी हो गई? 1। 7 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 7 की पावर कितनी हो गई? 1। तो हमारे घात में लिखने पर हमारे पास में आया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है। इसी तरह
130 को भी हमने पावर में लिख दिया, 130 के जो अभाज्य गुणनखंड थे उनको भी पावर में लिख दिया। कैसे लिखा? इसमें एक गुणनखंड था पहला 2, 2 कितनी बार आया? एक बार, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार आया? एक बार, तो 5 की पावर 1 इंटू 13 कितनी बार आया? एक बार, 13 की पावर 1। ठीक है, तो दूसरी स्टेप थी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखो। अब बात करते हैं हम तीसरी स्टेप की। तीसरी स्टेप क्या है? तीसरी स्टेप है दोनों में से उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, कॉमन गुणनखंड, कॉमन अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर छांटो या चिन्हित करो। अभाज्य गुणनखंड छांटो, ये लिख दिया छांटो। ठीक है, अब मतलब ये है कि ये 420 के जो गुणनखंड हैं और 130 के जो गुणनखंड हैं, इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? कॉमन या उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में आए हों। ठीक है, तो कॉमन कौन कौन से हुए देखिए। एक तो देखिए 2 इसमें भी है, 420 वाले में भी है और 130 वाले में भी है। तो एक जो गुणनखंड है कॉमन, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हुए? अब लिख देता हूं मैं यहाँ पे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? देखिए 2 उभयनिष्ठ है एक तो, ठीक है, फिर 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 130 वाले में भी है, तो यानी दूसरा गुणनखंड है 5, ये उभयनिष्ठ है। और देखो 3 है क्या? 3 नहीं है। 7 है क्या? 7 नहीं है। 13 भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के 2 और 5 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके हैं। ठीक है, अब चौथी स्टेप की बात है। उभयनिष्ठ छांट लिया हमने, अब हम बात करते हैं चौथी स्टेप की। उभयनिष्ठ छांटने के बाद में हमें करना क्या है? ठीक है, अब हमें उभयनिष्ठ जो छांटे हैं, चौथी स्टेप हमारी ये है कि उभयनिष्ठ जो भी गुणनखंड है उनकी सबसे छोटी घात को गुणा करो। उभयनिष्ठ गुणनखंडों जो भी कॉमन फैक्टर हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, छोटी घात यानी पावर, छोटी घात यानी पावर छांटो, छांटो। ठीक है, अब 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? सब छोटी घात को अगर हम देखें तो 2 की सबसे छोटी घात है 2 की पावर, इधर 2 थी, इधर 1 है, तो सब छोटी घात कौन सी? 2 की पावर 1। और फिर 5 की बात करें हम तो 5 की सबसे छोटी घात कौन सी है? दोनों में 1 1 ही है, 5 की पावर, तो यानी ये 5 की पावर 1। ठीक है, अब क्या करना है? नंबर 5, उभयनिष्ठों की सबसे छोटी घात जो है इनको छांट करके इनको गुणा कर दो, गुणनफल निकालो। यानी उभयनिष्ठ यानी जो भी कॉमन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल ज्ञात करो, का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ज्ञात करो। सबसे छोटी जो भी घात है, ये जो सबसे छोटी घात थी, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी प्रोडक्ट ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई करना है कुल मिलाकर के। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 5 की पावर 1 का मतलब 5, यानी 2 इंटू 5 करना है हमारे को, यानी 5 दूनी 10, यानी हमारा HCF आया ये।
गुणा करने पर जो हमें प्राप्त हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों को गुणा करने पर हमें जो भी संख्या प्राप्त हुई वही हमारा HCF होता है। ठीक, कुल मिलाकर के धनात्मक पूर्णांकों का अगर हमें HCF ज्ञात करना है और वो भी अभाज्य गुणनखंडन विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें कुल मिलाकर के मोटे तौर पर 5 चरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये 5 चरण कौन से होते हैं? नंबर 1, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए हैं उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। जैसे 420 और 130 दिए थे तो दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे, प्राइम फैक्टर ज्ञात किए। प्राइम फैक्टर हमें ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम करते हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिख देते हैं। जो दोनों धनात्मक पूर्णांक थे उनके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए, जैसे 420 के जैसे ये आए थे और 130 के ये आए थे, इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों को हम पावर के रूप में लिख देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। यानी 2 × 2, इसको लिख दिया 2 की पावर 2। ठीक है, घात के रूप में लिखना हम जानते हैं। ठीक है, तो घात के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, घात के रूप में लिख दिया हमने, ये लिख दिया घात के रूप में लिख दिया। यहाँ पर घात के रूप में लिखने के बाद में हमने क्या किया, हमें इन दोनों के अंदर जो भी धनात्मक पूर्णांक दोनों दिए हुए थे उनके जो अभाज्य गुणनखंड हमने किए घात वाले रूप में, उनके अंदर जो कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं, जो दोनों में आए हैं, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे 2 और 5 ये कॉमन, छांट लेते हैं उन्हों को। उसके बाद में क्या करते हैं, नंबर 4 पे कॉमन को छांटने के बाद में हम क्या करते हैं, जो भी हमने कॉमन अभाज्य गुणनखंड लिए हैं उनकी सबसे छोटी घातों को पहचानते हैं, सबसे छोटी घात कौन सी है भाई। और नंबर 5 पे हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का हम गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, यानी उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू 2 × 5 = 10, और जो हमारा गुणनफल आता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम ज्ञात करने की विधि पर। एलसीएम यानी एक्सप्लोर एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से, अभाज्य गुणनखंडन विधि के माध्यम से दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात करना। अब एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। अब एलसीएम का अर्थ क्या है, लघुत्तम का अर्थ क्या है, उससे हमारा तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझ लें, फिर हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करने पर। एलसीएम का मतलब या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है, 3 शब्द हैं इसमें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब होता है गुणा से जन्म लेने वाला, यानी मल्टीपल का मतलब होता है कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या हो, उस संख्या को अगर हम किसी भी अन्य संख्या से गुणा कर दें, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 7 जो भी है, तो उसको गुणा करने पर हमें जो भी प्राप्त होता है वो उसका मल्टीपल होता है। यानी अगर हम बात करें 2 को गुणा कर दें 5 से तो हमें 10 प्राप्त होता है, तो 10 जो है ये इस 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई से पैदा हो, जो गुणा से पैदा हो। ठीक है। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हमारा क्या हुआ कि अगर हमें 2 संख्याएं दी हुई, 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हुए, मान लीजिए हमें 2 दिया हुआ है एक तरफ
एक तरफ दिया हुआ है हमें 3, और हमें इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 के गुणज ज्ञात करें, मल्टीपल ज्ञात करें, यानी 2 को विभिन्न संख्याओं से गुणा करें, शुरुआत हम 1 से ही करते हैं, तो 2 को 1 से किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 4, 2 को 3 से किया तो 6, 2 को 4 से किया तो 8, 2 को 5 से किया तो 10, 2 को 6 से किया तो 12, 2 को 7 से किया तो 14, ठीक है, 2 को 8 से किया तो 16, और 2 को 9 से किया तो 18। सॉरी, ये हो गया अपना 18 और ये हो गया 16। इधर 16 लिख देते हैं, इधर 18 लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब 3 की बात करें, 3 के मल्टीपल ज्ञात करें, मल्टीपल यानी गुणज ज्ञात करें, यानी मल्टीप्लाई करें इसको। तो मल्टीपल कैसे ज्ञात करते हैं कि उस संख्या को हम विभिन्न संख्याओं से गुणा कर देते हैं, यानी 1 से शुरुआत करते हैं। 3 1 से किया तो 3, 3 को 2 से किया तो 6, 3 को 3 से किया तो 9, 3 को 4 से किया तो 12, 3 को 5 से किया तो 15, 3 को 6 से किया तो 18। इस तरह से हम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने मल्टीपल ज्ञात किए। अब बात आ रही है कॉमन। अब हमें यह देखना है कि 2 के जो मल्टीपल थे और 3 के जो मल्टीपल हैं, इन 2 और 3 के मल्टीपल्स में कॉमन कौन से हैं, उभयनिष्ठ कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से संख्याएं हैं जो दोनों में आई हैं। अब अगर इसको हम छांटें तो देखिए 6 ऐसी संख्या है जो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है। इसी तरह से आगे चलें तो 12 ऐसी संख्या है जो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है, ठीक है। और आगे चलें तो 18 ऐसी संख्या है जो 2 का मल्टीपल में भी है और 3 के मल्टीपलों में भी है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ कौन से हुए, कॉमन कौन से हुए, उभयनिष्ठ या कॉमन मल्टीपल हुए कौन कौन से, 6, 12 और 18, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कॉमन मल्टीपल। अब हम बात कर रहे हैं लोएस्ट, यानी इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, वो है 6। तो ये जो 6 है ये एलसीएम कहलाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज ज्ञात करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ गए कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है। अब हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम ज्ञात करने पर, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम हम ज्ञात कैसे करते हैं, इसके कुछ चरण हैं। सबसे पहला चरण क्या है, देखिए सबसे पहला चरण जो है इसका ये है कि हम जो भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हैं, धनात्मक पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर गुणनखंड ज्ञात करो। तो पहला चरण क्या है, जो भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए हैं उन धनात्मक पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। एचसीएफ में भी ये स्टेप है पहली, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब ज्ञात करा साहब, मान लीजिए हमें 420 और 130 इसी का एचसीएफ भी एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। तो पहली स्टेप क्या है कि हमें इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 420 के हम निकाल चुके हैं पहले कि 420 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 2 × 5 × 3 × 7, ये 420 के अभाज्य गुणनखंड हुए। और 130 के क्या हुए, 130 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 × 5 × 13, ठीक है।
तो पहली स्टेप तो ये हो गई हमारी कि जो भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए हैं उन धनात्मक पूर्णांकों के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप ये है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किए हैं इन अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिख देते हैं हम। अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिख देते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, घात रूप में यानी पावर के रूप में लिख दो। ठीक है, दूसरी स्टेप ये हो गई हमारी। घात या पावर के रूप में हम कैसे लिखेंगे? देखिए 420 को अगर हम घात या पावर के रूप में हम लिखना चाहें तो दूसरी स्टेप हमारी क्या हो गई? देखिए ये जो 420 है इसको हमने लिखा किस तरह से? देखिए 2 और 2 दो बार आया था तो उसको 2 की घात 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या है? 5 को हम लिखे 5 की घात 1, फिर आगे क्या है? 3 की घात लिख दिया 1, फिर है 7, फिर 7 की घात लिख दिया 1। ठीक है, इस तरह से घात रूप में लिख दिया। इसके बाद में 130 को भी हमने घात रूप में लिख दिया। इसके जो गुणनखंड हैं उनको भी 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से चाहे से हम एलसीएम निकालें चाहे हम एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें चाहे से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, दोनों के अंदर ये दो स्टेप जो हैं ये कॉमन है, एक जैसी हैं। वो क्या कि सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं दोनों पूर्णांकों के, और उसके बाद में हम क्या करते हैं उन अभाज्य गुणनखंडों को घात रूप में लिख देते हैं। अब बात आती है तीसरी। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है नंबर 3 पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हमें ज्ञात करनी होती है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी घात की सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते समय हम सबसे छोटी घात की बात करते हैं, लेकिन एलसीएम ज्ञात करते समय हम सबसे बड़ी घात की बात कर रहे हैं। यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर, बड़ी घात ज्ञात करो। ठीक है, सबसे बड़ी घात ज्ञात करो। तो अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं? देखिए इधर है 2, इसमें भी 2 है, कॉमन की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है। देखो 2 है, 2 लिख दिया हमने, फिर 5 है, 5 लिख दिया हमने, 3 है, 3 लिख दिया हमने, 7 है, 7 लिख दिया हमने। नीचे चले 2 हम लिख ही चुके हैं, 5 हम लिख ही चुके हैं, 13 अब लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को हमने लिख लिया। अब इसकी सबसे बड़ी घातों को भी लिख दो। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? देखिए इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात है 2 की घात 2, इसको लिख दिया। 5 की बात करें तो 5 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1 ही है। 3 की बात करें सबसे बड़ी घात कौन सी है? वो भी 1 ही है। 7 की बात करें सबसे बड़ी घात कौन सी है? वो भी 1 ही है। और 13 की बात करें तो 13 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? वो भी 1 ही है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 5, पांचवी स्टेप क्या है हमारी? ठीक है, प्रोडक्ट ज्ञात करो। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है ना, इसको हम करते हैं सबसे बड़ी घातों यानी पावर्स का घातों का गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल यानी प्रोडक्ट, गुणनफल
ज्ञात करो। गुणनफल ज्ञात करने का मतलब है इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको, ठीक है। तो 2 की घात 2 ये कितना हुआ 4, तो 4 को 5 की घात 1 का मतलब क्या हुआ 5, 3 की घात 1 का मतलब क्या, 3 को एक बार ही करना है तो ये 3 इंटू 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ 7 इंटू 13 घात का 1 का मतलब क्या हुआ 13। यानी इन सबको अब हम गुणा कर देते हैं, और जब हम इन सबको गुणा करते हैं 4, 5, 3, 7 और 13 इन सबको गुणा करते हैं तो हमारे पास में जो गुणनफल आता है, जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 5460, 5460। और ये जो गुणनफल आया है, जो हमारा प्रोडक्ट आया है, यही हमारा एलसीएम होता है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी अगर हम 420 के मल्टीपल निकालें, यानी 420 को विभिन्न संख्याओं से गुणा करें और फिर 130 को भी विभिन्न संख्याओं से गुणा करें, उसके भी मल्टीपल निकालें, गुणज निकालें, तो हमें जब दोनों की अगर बात करें तो दोनों में जब 5460 के ऊपर, दोनों के अंदर ये 5460 दोनों में मौजूद होगा, ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है और वो भी लोएस्ट। सबसे पहले अगर कॉमन आएगा तो वो आएगा 5460, ठीक है। इस तरह हमने सीखा अभाज्य गुणनखंडन विधि से धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करने के अंदर हमने सिर्फ 4 स्टेप इसमें अपनाई हैं। पहली स्टेप में हमने क्या किया, पहली 2 स्टेप तो वही हैं जो हम एचसीएफ में अपनाते हैं। पहली स्टेप हमारी ये है कि धनात्मक पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले हैं उनको पावर्स के रूप में लिख देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों को हम पहचान लेते हैं, लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। और चौथी जो स्टेप है, जो अंतिम स्टेप है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम जो भी सबसे बड़ी घातें हमने ज्ञात की हैं उन सब का हम गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में उनका जो प्रोडक्ट आता है वही हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों और उनके एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात पर। वो महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अगर हम बात करें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट की, यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल की, तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उन धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक एवं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल उनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अंग्रेजी में कहें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज इंटीजर्स, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास में 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हुए गए हैं, मान लीजिए एक a है और एक b है, ठीक है। इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों को अगर हम गुणा करें, इनका प्रोडक्ट करें, तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो इन दोनों के एलसीएम, ab के एलसीएम और ab के एचसीएफ के बराबर होगा। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था कि हमने क्या किया था कि 420 और 130 2 धनात्मक पूर्णांक लिए थे। पहले तो हमने निकाला था इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आया था 10। उसके बाद में हमने निकाला था
एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो था वो हमारा आया था 5460। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण मान करके चलते हैं। इसमें दो धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, एक है धनात्मक पूर्णांक 420 और एक है 130। मान लीजिए हम 420 को ए की जगह पर रख देते हैं और 130 को बी की जगह पर रख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 420 यानी दोनों धनात्मक पूर्णांकों 420 और 130 को अगर हम गुणा करें तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, इन दोनों गुणनफल क्या है, प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का, अगर 420 को और 130 को हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल प्राप्त होता है 54,600। ये हमारे को गुणनफल प्राप्त होता है। और हमारा कहना यह है कि 420 इंटू 130 इनका जो गुणनफल आया है 54,600, ये बराबर है किसके, एलसीएम ए बी, यानी ए बी का एलसीएम यानी 420 और 130 का जो एलसीएम था, यानी क्या था एलसीएम, एलसीएम हमारा था 5460, तो 5460 लिख लिया हमने। और एचसीएफ कितना था हमारा 10। ये दोनों बराबर होते हैं, यानी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी हमारे पास में 54,600 आ गया। ठीक है, अब इस तरह के जो सवाल हैं, इन सवालों में क्या है, ये जो हमारी जो उल्लेखनीय बात हमने आपको बताई है, इसके आधार पर दो तरह के पैटर्न अपनाए जा सकते हैं और दो तरह के पैटर्न में कुल मिलाकर के 6 प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। एक पैटर्न तो ये है, पहला पैटर्न तो ये है कि हो सकता है कि हमें दोनों धनात्मक पूर्णांक दे दिए जाएं, दो धनात्मक पूर्णांक हमें दे दिए गए और हमसे ये कहा जाए कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं 420 और 130। बताइए इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। ना तो एलसीएम हमें दिया जाएगा ना एचसीएफ दिया जाएगा, सीधा हमसे उनका गुणनफल पूछा जाएगा। तो गुणनफल पूछा जाएगा तो हमें क्या जवाब देना है, हमें जवाब देना है सिंपल, जो ए और बी का गुणनफल है वही एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा। ठीक है, अब इसी आधार पर दूसरा सवाल पूछा जाता है दूसरे प्रकार का। इसमें क्या करेंगे, हमें एलसीएम और एचसीएफ बता दिया जाएगा। हमसे ये कहा जाएगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम 5460 है और एचसीएफ 10 है। बताइए इन धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, या इन धनात्मक पूर्णांकों इन पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करेंगे, हम एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल, इन दोनों गुणनफल जो आ रहा है वही हमारा धनात्मक पूर्णांकों का पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो एक में तो हमसे गुणनफल पूछा जा सकता है, वो चाहे से हमसे धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल पूछे, चाहे से एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पूछे। दूसरा जो पैटर्न है, दूसरे पैटर्न में क्या होता है कि हमें देखिए इसमें हमें 4 प्रकार की बातें दी गई हैं, 4 राशियां दी गई हैं। ए एक पूर्णांक है, बी दूसरा पूर्णांक है, एक एलसीएम है ए और बी का और दूसरे में एचसीएफ है, यानी 4 तरह की चीजें हैं इसके अंदर, ए बी एलसीएम और एचसीएफ। अब इन 4 में से कोई सी भी एक चीज हमें गायब कर सकता है। प्रश्न बनाने वाला जो व्यक्ति है वो इनमें से किसी भी एक को गायब कर सकता है, यानी उसके लिए क्वेश्चन मार्क रख सकता है। यानी हमसे कह सकता है एलसीएम दे सकता है, एचसीएफ दे सकता है और एक धनात्मक पूर्णांक दे सकता है, और पूछ सकता है कि बताइए ए का मान क्या होगा। तो जो चीज गायब हो उस गायब, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम करके बताते हैं किस तरह से होगा। जैसे मान लीजिए ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब मान लीजिए ए हमें नहीं बता रखा, बाकी सारी संख्याएं दे रखी हैं,
तो a का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF, और इसके भाग लगा दो किसका, b का। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर b की बात करें, अगर दूसरा पूर्णांक नहीं दे रखा तो b को यहां पे रख लो, तो ये b को, अगर b को रखेंगे तो हम यहां पे क्या करेंगे, LCM इंटू HCF बटा b, यहां पे a रख देंगे, a का मान रख देंगे। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमें ये दोनों तो दे रखे हो, दोनों धनात्मक पूर्णांक दे रखे हो, और LCM और HCF में से कोई सी भी एक चीज दे रखी है, तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो प्रोडक्ट है a इंटू बी अपॉन HCF कर दो या LCM कर दो, तीसरी राशि आ जाएगी। ठीक है। इस तरह कुल मिलाकर के 5-6 तरह के सवाल हमारे इस पैटर्न पे बन सकते हैं। ठीक है। हमें याद क्या रखना है, हमें याद सिर्फ ये रखना है कि जो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, अगर हम उनका गुणनफल करें तो उनका गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल उतना ही होगा, किसके बराबर होगा, उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके LCM व HCF के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ दीज इंटीजर्स। ठीक है। ये जो हमारी बात है ये सिर्फ दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल पर लागू होती है। दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है या उनसे दो से अधिक संख्याओं के LCM HCF की बात हो रही है, तो वहां पर ये बात सत्य नहीं होती, हमारे काम की नहीं रहती है। ठीक है।